हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा एसआई सिस्टम था उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एसआई सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होता है एसआई सिस्टम, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एसआई यूनिट को हम बोल सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए, एसआई वाज adopted and accept in international conference of weight and measurement held at Geneva in 1960 on the basis of comprehensive consequence क्या बोलता है कि एसआई सिस्टम को जो सबसे पहले 1960 के अंदर एसआई यूनिट को जो है 1960 में जिनेवा में इसको एक्सेप्ट किया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। किसके लिए बुलाई गई थी? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, जो कि वेट एंड मेजरमेंट के लिए बेसिक यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव रखा गया था। मतलब हम किस वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से हम किस यूनिट्स को हम सेट करेंगे, इसके लिए जो है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप यहाँ पर बुलाई गई थी। तो क्या हुआ, एसआई सिस्टम इज extended and modified from of MKS सिस्टम। इसके अंदर आपको क्या बताया गया कि यहाँ पर एसआई सिस्टम को एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया गया और मॉडिफाई किया एमकेएस सिस्टम के लिए। यानी कि एसआई सिस्टम की जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी हमने जो 7th फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने ली है, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से उनके पर्टिकुलर जो सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम जो थे उनको बढ़ाने के लिए, यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर जो इसको एक्सटेंड किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या आता है, there are following 7 fundamental units and 2 supplementary units
इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम। तो यहाँ पर हमने जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली, जिनको हम आप फॉलो करेंगे। पूरी वर्ड जो है यहाँ पर इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को जो है यहाँ पर फॉलो कर रहा है, और 2 हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स ली है। तो उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है। मैं लिखता हूँ फंडामेंटल यूनिट and their symbols symbol। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं वे अब हम एक बार देखते हैं। एक चार्ट बनाते हैं। नेम, क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट, सिंबल। एक बार हम इनके सिंबल्स वगैरह को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन को भी हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक बार हम इनके नाम जो है जान लेते हैं, बाद में हम इसकी जो है डेफिनेशन के हिसाब से 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो नेम्स के हिसाब से पहले लेंथ, इसको हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, और सिंबल है इसका m। सेकंड है मास, किलोग्राम, जिसको का सिंबल है kg। बाद में है टाइम, सेकंड s से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट है इसकी एम्पियर। A सिंबल है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको हम केल्विन से, इसकी SI यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, जो कि K से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल है इसका ये। आगे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसकी SI यूनिट क्या है, मोल है, और इसका सिंबल भी मोल है, MOL। आगे है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडला, जो कि CD से हम इसको सिंबल के तौर पे समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 7th फंडामेंटल यूनिट होती हैं। इनकी डेफिनेशन भी हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम सप्लीमेंट्री 2 हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 हमारे पास हमने क्या किया था, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो एक बार हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए क्या होती है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम यहाँ पर एक बार हेडिंग बना देते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट एंड देयर सिंबल्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वही नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट और सिंबल। इसके बारे में देखिए, पहले हमारे पास आता है प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है रेडियन, जो कि हम RAD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के अंदर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेडियन, जो कि SR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, जो कि किसके लिए क्या ऐसा यूनिट है और किसका क्या सिंबल होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब हमें फंडामेंटल यूनिट्स के हिसाब से इनकी डेफिनेशन किएंगे। तो फंडामेंटल के हिसाब से तो यूनिट्स की डेफिनेशन है, तो अब हम इनके हिसाब से जितने भी हमने फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में जो स्टडी की है, जो लिखी है, उनकी डेफिनेशन को भी हम जो है 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की जो है वो डेफिनेशन को हम समझते हैं। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम जो है डेफिनेशंस किसकी पढ़ेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन। जो 7th जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने अभी जिनके बारे में स्टडी की है, उनकी अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था, तो हम लेंथ या फिर मीटर, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए क्या होती है डेफिनेशन। द मीटर is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second तो इसके अंदर क्या बताता है ये कि 1 मीटर की लेंथ जो हो कितनी होगी। 1 मीटर की लेंथ इसने ये बताया। पहले हम इसके हिसाब से समझ लेते हैं कि द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ ए पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ इतना 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। इनकी इतनी सेकंड के अंदर जब कोई एक लाइट जितना भी पाथ ट्रैवल करेगी, इनकी इतना टाइम ड्यूरेशन में 1/299,792,458 सेकंड में कोई एक लाइट जो है वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो हमारा क्या होगा? 1 मीटर होता है। क्योंकि ये किस प्रकार से आता है 1 मीटर का, तो हमने सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारे पास क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हमने टाइम अगर निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं।
और जैसे ही हमने इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम में कितनी होती है। वैसे तो हमारे पास कितनी होती है 299792458, इतनी हमारे पास जो है स्पीड होती है। तो इसको हम किस प्रकार से मेज़र करते हैं कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2.9979248 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 की 8 मीटर। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम राउंड फिगर में लिखें तो 3 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस प्रकार से आता है, एक इतना डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास आई हुई है। तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, हम एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस, मान लीजिए हमने टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा कि 1 मीटर अपॉन कितनी स्पीड, लाइट की स्पीड है इतनी 299792458, इतना डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करती है तो वो हमारा कितना होगा, 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल करती है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये जितना भी होगा वो सारा का सारा हमारा क्या होगा वो 1 मीटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इतनी सेकंड के अंदर क्या करेंगे, इतनी सेकंड के अंदर हम कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्या है कि इतनी सेकंड के अंदर कोई लाइट वैक्यूम के अंदर कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका 1 मीटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कि लाइट को ही हमने क्यों लिया, लाइट क्योंकि लाइट जो है वो कॉन्स्टेंटली, कभी भी हम अगर देखते हैं तो वो लाइट जो वैक्यूम के अंदर कॉन्स्टेंटली अपना जो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करती रहती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी डेफिनेशन के तौर पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। और अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है मास यानी किलोग्राम, जिसकी एसआई यूनिट होती है। तो हम किलोग्राम की जो है एसआई, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको स्टडी करते हैं। देखिए, द किलोग्राम इज equal to the mass of international prototype of a kilogram, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम इरिडियम alloy cylinder of cylinder capped at international bureau of weight and measure at severs near
पेरिस फ्रांस। एटीन 89। इसके अंदर क्या बोलता है कि हमने एक प्रोटोटाइप लिया, द किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। हमने यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक प्रोटोटाइप लिया ऑफ ए किलोग्राम, किसी एक किलोग्राम का किस प्रकार से लिया, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर जो है उसको मेजर करके स्थापित किया गया। कहाँ? वो पेरिस फ्रांस 1889 के अंदर हमने जो है इसको सेट किया। तो वो क्या था वो प्रोटोटाइप? वो जो प्रोटोटाइप लिया हमने क्या किया कि प्लेटिनम इरिडियम एक अलॉय सिलेंडर होता है, इनके एक धातु का नाम प्लेटिनम इरिडियम, जिसको जो कि रस्ट नहीं खाता है, और उसको जो कि रस्ट नहीं खाता है, तो उसका हमने एक सिलेंडर लिया। उस सिलेंड्रिकल में क्या किया, जो इक्वली यानी कि क्या किया कि 1 क्यूबिक, एक 1 सेंटीमीटर का एक क्यूबिक सिलेंडर लिया। उस सिलेंडर का जितना भी भार था उसको हमने जो है 1 ग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया। 1 क्यूबिक यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिक, यानी कि 1 सेंटीमीटर की क्यूबिक, यानी कि हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो हमने क्या लिया है इसकी 1 सेंटीमीटर क्या लिया, क्यूबिक लिया। जिसका जितना भी उसका जितना वेट था उसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया, 1 ग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया। तो अब हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने एक तराजू वगैरह लिया, उस तराजू के साइड में मान लीजिए हमने इसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की एक जो हमने जो 1 ग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया है, उसको अनेदर किसी भी अलग अलग वस्तुओं के द्वारा हमने जो इसको मेजर करना शुरू किया। तो हमने कोई भी चीज़ जो इसको तोलना शुरू किया किसी तराजू के हिसाब से, तो मान लीजिए यहाँ पर इसका 1 ग्राम होता है, तो ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन में आपकी आती है। तो बिगेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वहाँ पर एक रैंडमली एक ऑब्जेक्ट्स को चुना गया, जैसे कि इसने ये किसी बहुत सारी डेफिनेशन होने के बाद में यहाँ पर एक रैंडमली एक वैल्यू को चुना गया, जिसको हमने 1000 ग्राम को जो है हमने एक किलोग्राम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो जो हमारे पास किलोग्राम जो होता है, जैसे ग्राम जो है वो हमने यहाँ पर ग्राम से 1 ग्राम से रिप्रेजेंट किया था, ये ग्राम आ गया। लेकिन जो किलो है ये इसकी प्रीफिक्स होती है। प्रीफिक्स का मतलब इनकी किलो का मतलब आपकी जो है एक वैल्यू से निर्धारित किया जाता है। जैसे कि किलो के अंदर 10 की पावर 3 ग्राम होती है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 ग्राम यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है 1 किलोग्राम। जो जितनी भी ये प्रीफिक्स जो वैल्यूज़ जो होती हैं, किलो का मतलब है 10 की पावर 3 और ग्राम हुआ तो हम ग्राम लेंगे, या किलो यहाँ पर कुछ भी अगर हम लेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर प्रीफिक्स के साथ में ये ऐड हो जाता है। तो मतलब ये जितने भी प्रीफिक्स हैं वो आगे आने वाले टॉपिक के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो कहाँ से क्या हुआ किलोग्राम की डेफिनेशन आती है वो एक बार फिर बता देते हैं। एक हमने क्यूबिक 1 क्यूबिक यानी कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट के हिसाब से एक क्यूब हमने तैयार किया, जो कि प्लेटिनम इरिडियम की धातु से उसको तैयार किया गया है, जो कि उसका जितना वज़न होगा, उसका जितना वेट होगा, उसको हमने जो है 1 ग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया। फिर रैंडमली जब हमने उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा उसको जब हमने मेजर करना शुरू किया, तो बहुत सारे मापन के बाद हमने जो है जो रैंडमली एक इक्वेशन को जो है चेंज किया, जो कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम हमारा बनता है। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम हमारा जो है वो बनता है। और 1 किलोग्राम यानी किलो जो है हमारे पास, किलो जो है वो हमारी प्रीफिक्स वैल्यू होती है, यानी कि ग्राम से पहले लगने वाली वैल्यू, जो कि किलो का मतलब होता है। किलो का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 10 की पावर 3 हो, उसको हम किलो में रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि प्रीफिक्स जो है वो हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर प्रीफिक्स को जानेंगे, जो कि मिली भी होता है और डेका भी होता है। इस प्रकार की वैल्यूज़ को हम किस प्रकार से लिखेंगे, वो सभी वैल्यूज़ को हम आगे आने वाले टॉपिक के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन बनती है, क्या बनती है, टाइम
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन किसकी है, टाइम की। तो टाइम या फिर हम कह सकते हैं सेकंड की डेफिनेशन, 1 सेकंड जो हो किसके बराबर होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकंड इज ए ड्यूरेशन, द सेकंड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन of 9192631770 period of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of the cesium-133 atom 1967 के अंदर हमने जो है सेकंड की एक डेफिनेशन दी। वो क्या दी कि द सेकंड ऑफ द ड्यूरेशन, एक सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कितना होता है कि 9192631770 period of a radiation corresponding to the transition between hyper level of a ground state of the cesium-133 atom। इसको समझने के लिए हमने कुछ एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर एक सीजियम का एटम लिया, सीजियम के एटम के अंदर हमने इसके जो है एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से एनर्जी लेवल हमने यहाँ पर बनाए। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही मान ली कोई एक इलेक्ट्रॉन को जब आपको एनर्जी, बाहरी एनर्जी इसको मिलती है, जैसे कि बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा या बाई हीटिंग के द्वारा, जब इसको एनर्जी जब मिलती है तो वो एनर्जी मिलने के बाद ये अपने लेवल यानी कि अपनी सेल को छोड़ करके वो दूसरी सेल यानी कि ग्राउंड स्टेट में वो आता है, सेकंड लेयर में पहुंचता है। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब रिलीज़ हो जाती है, बाहर की तरफ निकलती है, जो लॉस करती है, तब ये जो है अपनी वापस अपनी सेल के अंदर आ जाता है। तो यानी कि ये एक कुछ एक पेंडुलम की तरह काम करता है, यानी कि एक बार ये बाहर की तरफ जाता है, फिर एनर्जी कम होने के कारण वो वापस अंदर की तरफ आता है। यानी कि इस प्रकार से टू एंड फ्रो ये करता रहता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, बाहर की तरफ जाता है और वापस आता है। जब इसको एनर्जी मिलती है तब वो बाहर की तरफ जाता है, और जैसे इसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो जब ये हमने कौन सा एटम लिया, यहाँ पे cesium-133 एटम लिया है, जिसका इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट लेवल यहाँ पे बोला गया है ना, 2 हाइपर लेवल ऑफ ए ग्राउंड स्टेट ऑफ ए सीजियम, यानी कि यहाँ पर 2 लेवल, यानी कि 1 लेवल से सेकंड लेवल, सेकंड से फर्स्ट में, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट लेवल में। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से रिवॉल्व होता है, वाइब्रेट होता है 1 सेल टू या 1 एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर, तब इसके अंदर जो हमने ड्यूरेशन लिया है, क्योंकि 19192631770 इतने बार जब ये रोटेशन कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो जितना इसने टाइम लिया उस टाइम ड्यूरेशन को हमने जो है 1 सेकंड का जो है हमने क्या दिया है,
1 सेकंड का टाइम पीरियड हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में और दूसरी से पहली में, और जब वो इतने रोटेशन कर देता है इलेक्ट्रॉन, और इतने रोटेशन में जितना भी उसने टाइम पीरियड लगता है उतने ही टाइम को हमने क्या कहा यहाँ पर, क्या कहा है, 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन दिया है। ये हमने सीजियम 133 एटम के ऊपर ये किया है। तो आई होप आपको ये 1 सेकंड की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो कल के लिए हम नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।